गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवाजी सरकार। आज मैं बेंजीन और इस डेरिवेटिव टॉपिक के ऊपर चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और इस टॉपिक के अंदर मेनली आज मैं 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूँगा। एक, जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आज देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम डिफाइंड एग्जाम्पल और मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे ऑब्जर्व करें तो यूनिवर्सिटी लेवल में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाते हैं। और जब यूनिवर्सिटी लेवल में और बोर्ड लेवल में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उस जगह पे वो इस तरीके से पूछते हैं, आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में एक्सप्लेनेशन करो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है और उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन करो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो आज हम लोग ये 2 पॉइंट को समझते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और समझने के टाइम पे स्टूडेंट्स को कोई भी टाइप के डाउट हो, क्वेरी हो, तो अपनी डाउट और क्वेरी वो अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो बेंजीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाते हैं। तो जनरली जब भी कोई कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जो भी हो, कंपाउंड को जब हम लोग कोई प्रिपेयर करते हैं तो कंपाउंड को 2 तरीके से प्रिपेयर किया जा सकते हैं। एक तो कंपाउंड को प्रिपेयर किया जा सकते हैं इन ए लैबोरेटरी, और कंपाउंड को दूसरी तरीके से भी प्रिपेयर किया जा सकता है जब हम लोग उस कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में। तो जब हम लोग कंपाउंड को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कमर्शियल मेथड। और जब हम लोग कोई कंपाउंड को लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो उस जगह पे हम लोग उस प्रिपरेशंस को बोलते हैं लैबोरेटरी मेथड। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे ये सभी के सभी लैबोरेटरी मेथड है फॉर बेंजीन। इसीलिए स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए वो बोर्ड में पूछे और वो यूनिवर्सिटी लेवल में पूछे तो उसे याद रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है जो बेंजीन की प्रिपरेशंस अकॉर्डिंग टू द लैबोरेटरी मेथड में लिखो, तो उस जगह पे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस अकॉर्डिंग टू द लैबोरेटरी, दैट मीन्स इट इज़ अ लैबोरेटरी मेथड। और क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा गया है जो आप मेथड प्रिपरेशंस करो कमर्शियली और इंडस्ट्रियली, तो उस जगह पे उसे एक्सप्लेनेशन करना है जब हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियली और कमर्शियली। और आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही डिस्कस करने वाला हूँ, जब हम लोग कोई बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलरली इन लैबोरेटरी तो उसे कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो बेंजीन को हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है डिकार्बोक्सिलेशन होते क्या है। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हम लोग जब डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो किसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे किसका, हम लोग यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे एरोमेटिक एसिड की। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है एरोमेटिक एसिड क्या है। तो पहला चीज़ डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स हम लोग जब कोई प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दें, राइट, उस कंडीशन में हम लोग उस प्रोसेस को डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग to be remove the carboxyl group, then that process is called as a decarboxylation. Now question is arise, what do you mean by the aromatic acid? So whenever the acid which are aromatic in nature, then this compound is called as an aromatic acid. तो मैंने अभी बोला जो हम लोग यहाँ पर 2 पर्टिकुलर लेबोरेटरी मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और ये जो मेथड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द एरोमेटिक एसिड, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन इन लेबोरेटरी। तो इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। सो द रिएक्शंस ऑफ benzoic acid with soda lime from as an sodium salt of benzoic acid which react with the soda lime at the high temperature to produce the benzene। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के अंदर यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम मीन्स दिस इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड and this is the mixture of the sodium hydroxide. That means soda lime means calcium oxide और sodium hydroxide का जो मिक्सचर है इसे हम लोग यहाँ पर सोडा लाइम के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। तो जब सोडा लाइम को हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड, तो ये सोडा लाइम बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे सोडियम बेंजोएट में। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है सोडियम बेंजोएट में यहाँ पर COONA कहाँ से आया, तो उसे हम लोग ये भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को जब आयनाइजेशंस किया जाते हैं तो इसमें से वो निकालते हैं COO- और H+ आयन।
और जब इस जगह पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन करेंगे तो ये आयनाइजेशन होने के बाद जनरेट कर देंगे Na+ और OH- आयन। सो यहाँ पर जो COOH है इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग निकाल देंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सोडियम है वो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस जगह पे आ जाएंगे COONA, और COONA यहाँ पर बेंजीन के साथ जुड़ चुका है और यहाँ पर प्रोडक्ट जनरेट कर चुका है एज एन सोडियम बेंजोइड। तो ये जो सोडियम बेंजोइड यहाँ पर प्रिपेयर हुआ, ये सोडियम बेंजोइड को हम लोग यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और ये सोडियम बेंजोइड को जब हम लोग फिर से वही सोडा लाइम के प्रेजेंस में उसके हीट करेंगे तो ये सोडियम बेंजोइड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे Na2CO3 और उसके साथ ही साथ ये बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। सो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 है जहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एरोमेटिक एसिड से किस तरीके से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के माध्यम से कैसे करके हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो सेकेंड मेथड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है इसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट क्या लिया, फेनॉल लिया। इस फेनॉल को हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस कर रहे हैं जिंक के प्रेजेंस पे और हम लोग यहाँ पर इसको टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं तो फेनॉल यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है बेंजीन के अंदर। सो अभी क्वेश्चन जो मैंने पूछा और मैंने जो बोला जो क्यों हम लोग इसे बेंजीन डेरिवेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि फेनॉल के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं जो फेनॉल के अंदर बेंजीन रिंग है एंड इसे हमें याद रखना है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द फेनॉल, हम लोग जब फेनॉल को प्रिपेयर करते हैं तो फेनॉल को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन से और इसीलिए हम लोग इसे बेंजीन डेरिवेटिव के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर फेनॉल लिया और जिंक के साथ रिएक्शंस करके हम लोगों ने यहाँ पर बेंजीन और जिंक ऑक्साइड को जनरेट कर रहे हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो है यहाँ पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा और ये एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे जो साइक्लिक क्यों और इसे हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साइक्लिक का मतलब क्या है। साइक्लिक का मतलब एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होंगे, उस कंडीशन में हम लोग इसे साइक्लिक बोलते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन मीन्स जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हम लोग मोनोमर के प्रेजेंस पे कर रहे हैं और रिएक्शंस करने के बाद जब मोनोमर यहाँ पर एक पॉलीमर जनरेट करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जो बेंजीन जनरेट किए, सो बेंजीन यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये बेंजीन हम लोग यहाँ पर मोनोमर को जोड़ने के बाद एक पॉलीमर को जनरेट किए, इसीलिए हम लोग इसे साइक्लिक पॉलीमर और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस बोलते हैं। इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जब रिएक्शंस करें, रिएक्शंस करने के लिए हमें यहाँ पर रिएक्टेंट इथिलीन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इथिलीन यहाँ पर 1 मोल, ये 2 मोल और 3 मोल हम लोगों ने यूज़ किए। तो 3 मोल हम लोगों ने यहाँ पर इथिलीन यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये इथिलीन को जब हम लोग कोई रेड हॉट ट्यूब के ऊपर से भेजेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द 873 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर इथिलीन यहाँ पर हमारा बेंजीन को जनरेट करेंगे जो एक साइक्लिक है और इसीलिए हम लोग इस प्रिपरेशंस को साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो इस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो बेंजीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मेथड बोला। पहला मेथड हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजीन और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड से हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड मैंने बोला फ्रॉम प्रिपरेशंस वी कैन बेंजीन फ्रॉम फेनॉल, दैट मीन्स द बेंजीन कैन वी आर ऑल्सो बी गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। और थर्ड मेथड मैंने बोला प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन बाय द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम लोग पहले ही देख चुके हो, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है एंड क्यों बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किए थे। हम लोग जानते हैं बेंजीन हेक्सागोनल होने के लिए बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट और कंपाउंड है। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उसके पास चार्ज कम होते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज कम होने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की कैपेसिटी होते हैं वो बेंजीन के साथ जुड़े और बेंजीन के साथ रिएक्शंस करे और रिएक्शंस करने के बाद वो प्रोडक्ट को जनरेट करे। और बेंजीन ऐसा कर सकता है और इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को और बेंजीन की इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। एंड बेंजीन डेफिनेटली एरोमेटिक है और इसीलिए इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर बेंजीन के हिसाब से भी कंसिडर करते हैं। तो हम लोग इसे और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द लुईस एसिड और पॉजिटिव चार्ज आयन ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in the presence of catalyst are known as an electrophilic ion like nitronium ion, like sulfohydryl ion or group, or like chloride ion, like bromine ion, like यहाँ पर CH3+ ion और यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं CH3CO+ ion। सो ये सब जो आयन है ये सभी के सभी आयन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस चार्ज में है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसे इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक आयन बोलते हैं। तो अभी जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे तो हम लोग अभी कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे बेंजीन की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नाइट्रेशन, देन डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन, देन डिस्कस करेंगे क्लोरीनेशन, देन डिस्कस करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और उसका लिमिटेशंस और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस के बारे में। तो ये डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जेनाइल मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बेंजीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हम लोग पहले से जानते हैं एंड बेंजीन रिंग विद द डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सो इट अटैक द इलेक्ट्रोफाइल एंड गिव द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कैटालिटिक रिएक्शंस कर रहे हैं, करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या जनरेट हुआ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट हुआ और हम लोग इसे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल और इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर किया गया। तो अभी हम लोग देखते हैं जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलो अप करते हैं उसका जेनाइल मैकेनिज्म्स क्या होना चाहिए। तो उसका जेनाइल मैकेनिज्म्स में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और हम लोग जानेंगे और हमें याद रखना है जब भी उस जेनाइल मैकेनिज्म्स को हम लोग ऑब्जर्व करें वो जेनाइल मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो पहला स्टेप फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर पहला स्टेप में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट और हम लोग इसे याद कैसे रखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल हर टाइम पे प्लस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज रखा गया है। तो हमें यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने पहला स्टेप में बेंजीन का जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो तो उस जगह पे सबसे पहले क्या जनरेट होंगे, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होंगे द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म एज एन कार्बोनियम आयन। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने पहला स्टेप में जनरेट कर चुके हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अटैक करेंगे और रिंग को अटैक करने के बाद यहाँ पर वो कार्बोनियम आयन को जनरेट करेंगे। और कार्बोनियम आयन क्या है, कार्बोनियम आयन मीन्स व्हेनेवर द कार्बन दे आर गोइंग टू बी कैरीड द प्लस चार्ज। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेंजीन यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट कर चुका है और इसीलिए हम लोग इसे कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं और कार्बोनियम आयन के हिसाब से इसे कंसीडर करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमें याद रखना है जो जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करे तो उस जगह पे वो सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आयन जनरेट करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कार्बोनियम आयन हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में जनरेट किए ये कार्बोनियम आयन क्या किया यहाँ से जो हमारा जो प्रोटॉन था ये प्रोटॉन यहाँ से लॉस हो गया और इस लॉस होने के बाद यहाँ पर हमारा जो सब्स्टिट्यूट है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ चुका है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ चुका है जिस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर करते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है जब भी वो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें वो 3 स्टेप में कंप्लीट होंगे। पहला स्टेप में उसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है एरोमेटिक रिंग की कार्बोनियम आयन के साथ और थर्ड स्टेप में जो कार्बोनियम आयन जनरेट हुआ है उस कार्बोनियम आयन से उसे प्रोटॉन को लॉस करना है, लॉस करने के बाद उसे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को जनरेट करना है। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स क्लास 11-12 की हो और वो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी लेवल की और दूसरा कोई साइंस स्टूडेंट्स जिसमें बीएससी और एमएससी जहाँ से भी हो उसे याद रखना है ये क्वेश्चंस को जब उसे पूछे जो व्हाट आर द जेनाइल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर बेंजीन तो उसे एक्सप्लेनेशन करना है उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ये 3 स्टेप से as in जेनाइल मैकेनिज्म्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अभी हम लोग जान लेते हैं
जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जैसे मैंने अभी बोला, मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पहले जगह हम लोग यहाँ पर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है, जो बेंजीन की जो नाइट्रेशन रिएक्शंस होते हैं इसे क्या हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं? तो मैंने अभी बोला जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे तो उसे 3 स्टेप कवर करना है। पहले उसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शंस में जनरेट हो चुका है। और उसे कैसे जनरेट करना है? तो यहाँ पर हमें याद रखना है जब नाइट्रेशंस और नाइट्रेशन रिएक्शंस करना है उस कंडीशन में नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम को रिएक्शंस करने के बाद उसे नाइट्रोनियम आयन वो जनरेट कर सकता है। नाइट्रोनियम आयन को हम लोग कैसे पहचानेंगे? व्हेनेवर NO2 and they are going to be carried the plus charge, then these are called as a नाइट्रोनियम आयन। तो यहाँ पर इसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस चार्ज कैरी कर रहा है। अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग जानते हैं कार्बोनियम आयन जनरेट हो जाते हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग जानते हैं जो कार्बोनियम आयन हमारा जनरेट हुए उस कार्बोनियम आयन में क्या होंगे? उस कार्बोनियम आयन में हमारा H+ आयन रिप्लेस हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और उस जगह पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो नाइट्रोनियम आयन क्या किया, यहाँ पर जो बेंजीन के अंदर जो H है, जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस जगह पे नाइट्रोनियम आयन जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। और इसीलिए हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन वन ऑफ द एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अभी सेकेंड रिएक्शंस को देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसे भी क्या हम लोग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे? डेफिनेटली इस रिएक्शंस को भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। और कहाँ से जनरेट हुआ है? फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड से। और सल्फ्यूरिक एसिड को जब आयनाइजेशन किया गया है तब वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ SO3H+। और ये सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जो जनरेट हुआ है, ये सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जब बेंजीन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो उस जगह पे वो जनरेट करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर भी नाइट्रेशन रिएक्शंस जैसा ही होते हैं, यहाँ पर भी बेंजीन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ SO3H+। और इसीलिए हम लोग इस रिएक्शंस को भी हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हिसाब से कंसीडर करेंगे। अभी थर्ड रिएक्शंस जो देख रहे हैं ये क्लोरीनेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है। तो यहाँ पर पहले चीज़ ये जनरेट हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ Cl+ आयन। और Cl+ आयन कैसे जनरेट हुआ? जब क्लोरीन मॉलिक्यूल FeCl3 के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो इस जगह पे Cl+ आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल लास्ट 2 रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शंस जैसा ही होंगे। यहाँ पर भी वो बेंजीन के साथ रिएक्शंस करेंगे और बेंजीन की प्रोटॉन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, लिबरेट करेंगे एंड रिप्लेस और लिबरेट होने के बाद वो कंपाउंड यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द क्लोरोबेंजीन। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है जब कार्बन एट व्हिच द इलेक्ट्रोफाइलिक आयन Cl+ enter the proton H+ is liberated to the form of the carbon, and this chlorination is known as an electrophilic substitution reactions। नेक्स्ट रिएक्शंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फ्रिडल-क्लैप एल्काइलेशन रिएक्शंस। यहाँ पर भी ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस के इन्वेंटर साइंटिस्ट फ्रिडल-क्लैप थे और इसीलिए इस रिएक्शंस को हम लोग फ्रिडल-क्लैप रिएक्शंस बोलते हैं। और ये रिएक्शंस डिस्कवर हुए थे इन द ईयर ऑफ द 1877 और इसीलिए ये रिएक्शंस को हम लोग फ्रिडल-क्लैप एल्काइलेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इस रिएक्शंस में भी सेम टाइप के मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ? जब यहाँ पर CH3Cl LCl3 के साथ रिएक्शंस कर रहा है, रिएक्शंस करने के बाद वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हुए, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फिर से वो बेंजीन के साथ रिएक्शंस कर रहा है। और हम लोगों ने पहले भी देखा जब वो बेंजीन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो बेंजीन की अंदर जो हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ द मिथाइल बेंजीन और इट्स ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन टोलुइन। एंड ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शंस के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और इसीलिए हम लोग फ्रिडल-क्लैप एल्काइलेशन रिएक्शंस को भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हिसाब से कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमें और एक चीज़ याद रखना है जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में भी और बोर्ड लेवल में भी पूछा जाता है। जब हम लोग फ्रिडल-क्लैप एल्काइलेशन रिएक्शंस देखते हैं तो उस जगह पे उसका क्या क्या लिमिटेशंस देखा जाता है। पहला लिमिटेशंस ये है, दिस रिएक्शन इज ओनली द एल्काइल हैलाइड कैन यूज। नंबर 2, एल्काइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट,
their carbocation are too hard to form. Number 3, will not work when the ring containing an amino group substituted और strongly electron withdrawing group. तो इस जगह पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, जिस एग्जाम्पल को हमें याद रखना है। और इस एग्जाम्पल को नीचे जो दिख रहा है यहाँ पर हैलाइड ग्रुप, विनाइल ग्रुप जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है नॉट रिएक्टिव, ये पॉइंट को हमें याद रखना है, क्योंकि हम लोग ये जानेंगे और समझेंगे जब भी हम लोग फ्रिल-कैप अल्काइलेशन रिएक्शंस करते हैं तो उसका ये 3 लिमिटेशंस आते हैं। और एग्जाम हॉल में जब आपको पूछा जाएगा जो व्हाट टाइप ऑफ द लिमिटेशंस वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन फ्रिल-कैप अल्काइलेशन रिएक्शंस, तो आपको इस जगह पे ये 3 लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बेंजीन फ्रिल-कैप एसाइलेशन रिएक्शंस भी करते हैं और इस रिएक्शंस को भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेप में हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हो चुका है। कैसे जेनरेट हुआ? जब हम लोग यहाँ पर CH3COCl के साथ AlCl3 का रिएक्शंस करेंगे तो इस जगह पे ये CH3CO+ जेनरेट किया है जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। अभी सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करना है कार्बोकैटायन के साथ और कार्बोनियम आयन के साथ। और कार्बोनियम आयन से हमें क्या करना है? हम लोगों ने पहले ही देखा, कार्बोनियम आयन से हमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर भी हम लोग बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, उस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिलीज करेंगे, रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज द CH3CO+, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द एसिडोफिनॉल। और इसीलिए इस रिएक्शंस को भी मीन्स फ्रिल-कैप एसाइलेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी viewer for observing, for viewing and for watching my all the videos, and subscribe my channel. Thank you again, and in the next class I will discuss about again the 2 topic. One that is the inductive effect and directing group effect on monosubstituted benzene, and second the aromatic characteristics of benzene. Thank you.